अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोगों ने चैप्टर 16 में अगला टॉपिक पढ़ना है जो कि है एसी थ्रू इंडक्टर। इस सर्किट में आप लोगों को एक एसी सोर्स नज़र आ रहा है, एक इंडक्टर नज़र आ रहा है। इंडक्टर आपका चैप्टर 15 में 14 में इससे नो हाउ हो चुकी है। आपको पता है कि जो एक इंडक्टर होता है वो कॉइल की फॉर्म में होता है, सॉलिनॉइड जिसको आप कहते हैं, वो भी एक इंडक्टर ही है। तो एक थिक वायर होती है बेटा, जिसको हम लोगों ने वूंड किया होता है किसी और, मतलब वुंडेड होता है, यानी स्प्रिंग शेप में ये होता है। इसके अंदर जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है उसकी एक अच्छी तादाद यानी लार्ज अमाउंट होती है, लार्ज वैल्यू होती है, जबकि हमारे पास इधर जो रेजिस्टेंस होती है वो ना होने के बराबर होती है। जो हम लोग के पास एसी सर्किट्स हैं वो इंडक्टर के जो मतलब जिन इंडक्टर्स हैं वो एसी को फ्लो करने में अपोज करते हैं। उसकी रीज़न हम चैप्टर 15 में पढ़ चुके हैं। चैप्टर 15 में आप लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ी थी। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है और वो एक करंट को इंड्यूस करता है। और लेंज़ेस लॉ पढ़ने से आपको ये भी पता है कि ये इंडक्शन अपने सोर्स के अगेंस्ट होती है। तो यही रीज़न है हम लोगों के पास कि इंडक्टर एसी के फ़्लो को अपोज करता है। जिस वक्त इसमें से एसी फ़्लो करता है, ये स्टार्ट में फ़्लो होने देता है। आपको पता है कि फ्लक्स का चेंज होता है, उसकी वजह से इंडक्शन होती है। वो इंडक्शन जो सी है वो एक बैक ईएमएफ को जनरेट करती है जो कि अपने सोर्स को अपोज कर रहा होता है, और उसका सोर्स कौन है? एसी। इस वजह से हम लोगों के पास यहाँ पर कहा जाता है कि जो इंडक्टर है वो एसी के फ़्लो को अपोज करता है, जबकि डायरेक्ट करंट में ऐसा कोई मसला इसको नहीं देखने को मिलता। जब डायरेक्ट करंट होता है तो उसके अंदर कोई बैक ईएमएफ या इंडक्शन नहीं होती, जिसकी वजह से इंडक्टर के अंदर से डीसी आराम से पास कर जाता है, जबकि एसी को वहाँ पर ऑपोजिशन का सामना करना पड़ता है। अच्छा बेटे, अब हम लोगों के पास ये जो वेवफॉर्म आई है, इस वेवफॉर्म को अगर हम लोग देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि पॉइंट पी पर जो वोल्टेज है वो एक हाई वैल्यू से स्टार्ट हुई है, और उस वक़्त हम लोगों के पास जो करंट है वो अपने ज़ीरो फेज़ पे मौजूद है, वोल्टेज 90 फेज़ पर पहुंच चुका है। इसकी रीज़न ये है कि इंडक्शन में हम लोगों के पास ईएमएफ पहले इंड्यूस होता है, यानी वोल्टेज पहले आता है, और ये एक करंट को इंड्यूस करवाता है। तो इसका मतलब यह है कि वोल्टेज पहले आएगा तो करंट की इंडक्शन होगी ना। तो इस वजह से हम लोगों के पास जो वोल्टेज है वो एक पॉजिटिव पीक पर पहुंच चुका है, जिस वक्त हमारा करंट ज़ीरो पे है, यानी इस वक्त वोल्टेज के पास 90 डिग्रीज हैं जब करंट 0 डिग्री पर मौजूद है। इससे नेक्स्ट पॉइंट पर जो कि हम लोगों के पास ए और क्यू पॉइंट का कंपैरिजन है, देखा जाए तो वोल्टेज अपने 90 डिग्रीज पर पहुंच चुका है, जबकि उस वक्त जो क्यू हम लोगों के पास है ये 180 डिग्रीज को शो कर रहा है और ये ज़ीरो पे है। उस नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम लोग चेक करते हैं तो बी पॉइंट पर वोल्टेज अपने 90 डिग्रीज पर पहुंच चुका है, और आर जो सा है वो उसके कोरस्पोंडेंस पे वैल्यू है, जब जहाँ पर करंट 180 वोल्टेज 180 पर पहुंच चुका, वोल्टेज 270 डिग्रीज पर पहुंच चुका है। इसी तरीके से अगर हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं तो वोल्टेज अपने आप को कंप्लीट कर चुका है, अपनी एक वेव फॉर्म कंप्लीट कर चुका है इस पॉइंट पर, जबकि अभी करंट जो सा है वो सी पॉइंट पर पहुंचा है जो कि 270 है। तो हमें यहाँ से एक बात पता चलती है कि हर पॉइंट पर वोल्टेज 90 डिग्री आगे है और हम लोगों के पास जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे है। तो अगर ये कह दिया जाए कि वोल्टेज हम लोग के पास लीड कर रहा है करंट को, या ये कहा जाए कि करंट लैग कर रहा है वोल्टेज से, तो ये दोनों बातें यहाँ से हमें साफ साफ वाज़ेह होती हैं। हम लोगों के पास बेटे नेक्स्ट आती है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। आपको पता है कि जो लीड कर रहा होता है और जो लैग कर रहा होता है हम उसको इस तरीके से बनाते हैं, एक को हॉरिजॉन्टल में एक को वर्टिकल में। आपको पता है कि यहाँ पर वोल्टेज जो सा है वो लीडर है, और जो हम लोगों के पास आई यानी जो करंट है वो लैग कर गया है। तो हमने बेटे यहाँ पे बनाया है कि वोल्टेज इज लीडिंग करंट बाय 90 और करंट इज लैगिंग बिहाइंड वोल्टेज बाय 90। हम लोगों के पास इधर भी एक रिएक्टेंस मौजूद होती है। ये जो रिएक्टेंस है बच्चे, ये भी बिल्कुल कैपेसिटिव रिएक्टेंस की तरह ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी है। ये जो रिएक्टेंस है हम लोगों के पास, इसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। अगर हम इसके फार्मूला में जाएं तो पहला फार्मूला है इसका वी रूट मीन स्क्वायर इज इक्वल टू आई रूट मीन स्क्वायर इंटू एक्स एल। ये आपने जब हमने कल पढ़ा था कैपेसिटर वाला टॉपिक, उसमें हमने देखा था यहाँ एक्स सी लगा हुआ था, और मैंने ये कहा था कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए सी और एल लगाया जाता है ताकि पता चले कि ये कैपेसिटर की ऑपोजिशन है और ये इंडक्टर की ऑपोजिशन है।
हमारे पास यहाँ पर एक और फार्मूला आता है जो कि है XL इज इक्वल टू 2πfl, यानी XL इज इक्वल टू ओमेगा एल। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो आप लोगों के पास कैपेसिटर और इंडक्टर में बहुत ज़्यादा ऑपोजिट बिहेवियर्स सामने आते हैं। जैसे जो हमारे पास कैपेसिटर है वो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, जबकि जो हमारा इंडक्टर है वो अपने मैग्नेटिक फील्ड में करता है। इसी तरह हम लोग के पास जो कैपेसिटर है वो एसी को फ्लो करने देता है इजीली और डीसी को रुकावट देता है, जबकि इंडक्टर में से ऑपोजिट है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं कि हम लोग के पास जब रिएक्टेंस आई है तो रिएक्टेंस से हमारे पास जो एक्सएल है उसका डायरेक्ट ताल्लुक है, जबकि एक्सी का इससे इन्वर्स ताल्लुक था। यानी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अपोजिशन बढ़ जाएगी, अगर फ्रीक्वेंसी कम करेंगे तो अपोजिशन भी कम हो जाएगी। बट हम लोगों के पास जो प्योर इंडक्टर होता है उसमें भी पावर डेसिपेट नहीं होती, उसमें भी कोई पावर मतलब ज़ाया नहीं होती हम लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पर कोई एनर्जी कंजप्शन ही नहीं होती। आप इसको यहाँ उसी तरह समझे जैसे हम क्वाड्रेंट्स में समझते हैं। पहला क्वाड्रेंट 0 से 90, फिर 90 से 180, 180 से 270, 270 से 360। अब इस पूरे दौरानिए के अंदर इस तरह होता है बेटे कि पहले वाला जो हमारा क्वाड्रेंट है उसमें पावर पॉजिटिव रहती है, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाती है। मतलब जितनी पावर हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिली उतनी ही हमने सिस्टम को सेकंड क्वाड्रेंट में वापस कर दी। उसी तरीके से हम लोगों के पास जो नेक्स्ट होता है बेटे वो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, उसमें भी यही होता है कि एक क्वाड्रेंट में हम पावर ले लेते हैं, अगले वाले में हम वो पावर जो सी है वो वापस कर देते हैं, क्योंकि इसमें भी बेटे आपको पता है एनर्जी स्टोर होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो ये भी ये काम कर सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर भी बेटे कोई पावर की डेसिपेशन नहीं होती और इस फैक्ट को इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग इसको अपने जो डेली लाइफ है उसमें इस्तेमाल करते हैं। इसमें हमारे पास एक डिवाइस है जिसको हम चोक कहते हैं, क्योंकि बेटे जो इंडक्टर है वो हम लोगों के पास एनर्जी को कंज्यूम नहीं करता है, तो हम एसी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम अपनी एनर्जी ज़ाया ना करें इसके लिए हम लोग एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, उसे हम चोक कहते हैं। यानी चोक एक इंडक्टर है जो कि किसी ऐसी एप्लीकेशन में यूज़ होगा जहाँ पर हम एसी को कंट्रोल करना चाहते हैं और हम ये भी नहीं चाहते कि हमारी एनर्जी ज़ाया हो, हमारी एनर्जी की कंजम्पशन हो। इसे हम कहते होते हैं बेटे चोक। हम लोगों के पास इम्पिडेंस का कंसेप्ट क्या है, देखिए बेटे जैसे मेरे पास एक ओपोजिशन है, वहाँ पे एक एलिमेंट है रजिस्टर, सिर्फ उसकी ओपोजिशन रेजिस्टेंस है। एक एलिमेंट कैपेसिटर है अकेला, उसकी ओपोजिशन कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अकेला इंडक्टर मौजूद है, उसकी ओपोजिशन मेरे पास आ गई इंडक्टिव रिएक्टेंस। लेकिन फिर क्या होगा जब ये एलिमेंट्स इकट्ठे आना शुरू हो जाएंगे, यानी एक ही जगह पे मेरे पास रजिस्टर और इंडक्टर मौजूद है या रजिस्टर और कैपेसिटर मौजूद है, ये तीनों मौजूद है, फिर अब ये तीनों अलग अलग अपोजिशंस दे रहे होंगे, तो इन तमाम की अपोजिशन को इकट्ठा करके इम्पिडेंस कह देते हैं। इसको जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो जेड से करते हैं, इसका यूनिट भी ओहम होता है और जेड इज इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर होता है। हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 है, मैंने 10 वोल्ट आर अप्लाई टू एन एसी सर्किट। एसी आते ही बेटे वी रूट मीन स्क्वायर हो जाएगा ये। द करंट फ्लोइंग इन इट इज़ 100 मिली अम्पेयर। मिली बेटे हम इस्तेमाल नहीं करते, ऐसा ही हम इसको -3 कर देते हैं। फाइंड इट्स इम्पीडेंस, इसकी इम्पीडेंस बताएं। दैट इज इक्वल टू वी रूट मीन स्क्वायर ओवर आई रूट मीन स्क्वायर। इसको बेटे हम लोगों ने जो सा है वो इसमें वैल्यूज पुट किया और हमारा आंसर आया है 100 ओहम्स।